हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो है नोरसेट एग्ज़ाम 2023 सॉल्व आंसर की के बारे में। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जो बहुत ही जल्द आएगा, जिसमें बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि जितने क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आए थे वो सब मैं इसमें इंक्लूड करूँ, बट क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं मिल पाए हैं तो सेम क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट आई ट्राइड कि आंसर जो है वो आप लोगों को करेक्ट दे सकूँ मैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दैट इज आइडेंटिफाई द ईसीजी इमेज। एक ईसीजी की स्ट्रिप शो की गई थी एंड बोला गया था कि आइडेंटिफाई करिए क्या कंडीशन को शो कर रहा है इमेज। तो इसका राइट आंसर था एट्रियल फ्लटर। तो इस ईसीजी स्ट्रिप को आप कैसे डायग्नोज कर सकते हो? देखिए, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है इस स्ट्रिप में बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स कि वेंट्रिकल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, बट जो इसके पी वेव्स हैं वो प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, वो एक सॉ टूथ होता है उसके जैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो यही एक मेन आप बोल सकते हो निशानी है, जिससे आप पता कर सकते हो कि ये एक एट्रियल फ्लटर की इमेज है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द कंडीशन। तो ये कंडीशन इम्पैटिगो की है। ठीक है, इसका मेन करेक्टरिस्टिक यही होता है कि येलो कलर्ड के या हनी कलर्ड के थिन क्रस्ट स्कैब्स बन जाते हैं अराउंड द माउथ और नोज़। ठीक है, तो इस मेन सिम्टम्स को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट दिस कंडीशन इज़ इम्पैटिगो। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफाई द कंडीशन। अगेन एक इमेज दी है जिसमें फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, इस फंगल इन्फेक्शन को टीनिया कॉर्पोरिस बोला जाता है। फंगल इन्फेक्शन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की होती है, जैसे कि इस इमेज में अभी शो किया गया है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होने पे इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया जाता है, बट ये क्योंकि बॉडी पे है इसलिए इसको टीनिया कॉर्पोरिस बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ईजिली कर सकते हो इसको। अगेन आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें एक आपको मास्क शो किया गया था एंड ऑप्शंस दिए गए थे। राइट ऑप्शन था इसका नॉन रीब्रीदर मास्क, जिसका हम एनआरबीएम बोलते हैं। जब पेशेंट को 100% ऑक्सीजन सप्लाई देनी होती है तब हम इस मास्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार आया हुआ है एंड आगे भी बहुत बार आने के चांसेस हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिए एंड याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन इंस्ट्रूमेंट यूज इन विच सर्जरी। एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शंस दिए गए थे कि सर्जरी में ये यूज़ होता है, तो ये थायराइड सर्जरी में यूज़ होता है। इसको हम जॉली रिट्रैक्टर बोलते हैं। थायराइडक्टमी वगैरह के टाइम पे इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंडीशन शोन इन द इमेज। तो ये एक एक्सरे की इमेज है जिसमें आपको क्लियर शो हो रहा होगा फ्लूइड कलेक्शन है नीचे। ठीक है, लंग्स में, तो इसको बोला जाता है प्लूरल इफ्यूजन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने सही ही करा होगा इसको। So now the next question is epigastric artery is the branch of which artery? So the right answer is external iliac artery. As you can clearly see in this image कि external iliac artery जो है वही आगे जाके डिवाइड हो जाती है superficial epigastric artery में। So external iliac artery जो है वो right answer है। Now the next question is when teaching a mother of 4-month-old with diarrhea about the importance of preventing dehydration, the nurse would suggest which of the following। तो कुछ ऐसे आपको कुछ 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर था आपका सोए बेस्ड लैक्टोज फ्री फार्मूला। नेक्स्ट ओबीजी का क्वेश्चन है अ 10 वीक्स प्रेग्नेंट फीमेल कम्स ऑन एन एएनसी विजिट एंड हर ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री इज वन फीमेल बेबी डिलीवर्ड एट 39 वीक्स एंड अनदर मेल बेबी एट 36 वीक्स। सो व्हाट इज हर जीटीपीएल स्कोर? तो जीटीपीएल स्कोर जो है वो इसका बहुत ही ईजी है फाइंड आउट करना, बहुत ईजी क्वेश्चन था। बस ये था कि स्टेटमेंट बहुत लंबी कर दी गई थी कन्फ्यूजन के लिए। ठीक है, तो पेशेंट क्या है, ऑलरेडी 2 टाइम्स पहले प्रेग्नेंट हो चुका है एंड थर्ड टाइम अगेन प्रेग्नेंट है, तो G3 आएगा। T1 है क्योंकि 39 वीक्स पे एक टर्म बेबी हुआ है। P1 रहेगा बिकॉज एक बेबी 36 वीक पे हुआ है, दैट इज़ प्री टर्म। ठीक है, अबॉर्शन की कोई हिस्ट्री नहीं है तो अबॉर्शन हम नहीं काउंट करेंगे, 0 रहेगा। लाइव बेबी अभी तक सिर्फ 2 है तो इसलिए L2 आएगा। ठीक है, तो GTPL फार्मूला हर किसी ने ही हर किसी को आता है, बहुत ईजी है काउंट करना। ठीक है, तो क्वेश्चन भी बहुत ईजी था उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO सर्जिकल चेकलिस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो ऑप्शन में दिया गया था टाइम इन, टाइम आउट, साइन इन एंड साइन आउट। आपका राइट आंसर इसमें रहेगा टाइम इन, बिकॉज टाइम आउट और साइन इन एंड साइन आउट जो है वो चेकलिस्ट का पार्ट होते हैं, बट टाइम इन जो है वो चेकलिस्ट का पार्ट नहीं होता है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आया है, तो आप इस चेकलिस्ट को अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग मूवमेंट्स आर इंक्लूड इन हैंड वॉशिंग एक्सेप्ट। तो इसमें एक राइट जो इसका आंसर था वो था बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिकॉज जो 5 हैंड मूवमेंट्स हैं इसमें है before touching the patient, before any aseptic procedure, after touching the patient, after a procedure or body fluid exposure and after touching patient surrounding। ठीक है, तो ये after touching patient surrounding था, before touching patient surrounding hand washing इसका ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इनिशियल स्टेप इन केस ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट पेशेंट। तो इसका राइट आंसर था चेक द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल इन एन अडल्ट। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हर किसी को पता होता है 120/80 mm of Hg इज द राइट आंसर।
देन एट्रोपिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच सिचुएशन, कुछ ऑप्शंस दिए गए थे जिसका राइट आंसर है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। वाई? बिकॉज एट्रोपिन आईओपी को ऑलरेडी इंक्रीज कर देगा जो ग्लूकोमा में पहले से ही इंक्रीज होता है, ठीक है, इसलिए एट्रोपिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। Then the next question is which of the following findings in newborn require immediate nursing intervention? So the right answer is blood glucose level less than 30 mg per deciliter because child is in hypoglycemia right now. अगर blood level आपका blood sugar level 40 mg per deciliter से कम है तो वो आपको hypoglycemia consider होता है, ठीक है, तो इसलिए आपका जो immediate intervention रहेगा वो blood glucose level को increase करना रहेगा. Then which of the following child has low risk of sudden infant death syndrome? तो इसका right answer है child lying in a supine position. Why? Because जो बाकी की positions दी गई थी उसमें बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है ब्रीदिंग के टाइम पे, बच्चा प्रॉपर्ली ब्रीद नहीं करेगा जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस हैं, बट सुपाइन पोजीशन में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए राइट आंसर आपका है सुपाइन पोजीशन वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फीमेल पेशेंट इज इन अ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ऑन ऑक्सीटोसिन IV ड्रिप, सर्विक्स डायलेटेशन इज 3 सेंटीमीटर एंड द कॉन्ट्रैक्शन इज 70 सेकेंड्स, ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन? ये एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं था, सिनेरियो कुछ और था, बट आई जस्ट चेंज द क्वेश्चन, मेरे को जैसे समझ में आया वैसे मैंने बनाने की कोशिश किया. तो इसका जो मेन फर्स्ट नर्सिंग एक्शन आपका रहेगा वो ये रहेगा कि सर्विक्स आपका ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन ड्रिप को आपको बंद करना है, यही इसका राइट आंसर है. देन द नेक्स्ट है क्वेश्चन अ फीमेल पेशेंट इज इन अ लेबर स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर्ड, व्हाट शुड द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? तो जब भी आपका स्पॉन्टेनियस रप्चर होता है मेम्ब्रेन तो आपको फिटल हार्ट रेट जो है वो चेक करनी होती है, ठीक है, तो यही हमारा जो है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है. सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बर्न पेशेंट में फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहेगा, एंड आई थिंक एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, फ्लूइड ऑफ चॉइस एंड ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर था ये, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्लूइड ऑफ चॉइस RL रहता है हमारा. एंड बर्न पेशेंट में आप कैसे कैलकुलेट करते हो फ्लूइड को, उसका फॉर्मूला है 4 ml पर kg पर परसेंटेज ऑफ TBS से, दैट इज़ अ टोटल बॉडी सरफेस एरिया. ये आपको कैलकुलेट करके फ्लूइड देना होता है बर्न पेशेंट को, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज. जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा फॉर ऑल द पेशेंट्स, ऑल द कैटेगरी. इसको पार्कलाइन फार्मूला बोला जाता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 500 ml फ्लूइड शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन 5 hours बाय द ब्यूरेट सेट. ब्यूरेट सेट को पीडिया ड्रिप सेट या माइक्रो ड्रिप सेट भी बोला जाता है. तो इसमें हमें फ्लो रेट जो है वो कैलकुलेट करना था, तो फ्लो रेट जो है इसका रहेगा 100 माइक्रो ड्रिप्स पर मिनट. इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही ईजी फॉर्मूला है. जो आपको टोटल फ्लूइड दिया जाएगा उसको डिवाइड करना है टोटल टाइम के साथ, ठीक है, देन जो ड्रॉप फैक्टर उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एपिकल पल्स? सो द लोकेशन इज इन द 5th इंटरकॉस्टल स्पेस एज यू कैन क्लियरली सी इन दिस इमेज. अगर आपको ये याद रखना है तो इसके लिए आप जो हार्ट पल्स की लोकेशन है उसको अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपको जो हार्ट साउंड्स हैं या जो पल्सेस हैं उनके बारे में अच्छे से याद रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अल्कोहल विड्रॉल, तो आंसर इज द ट्रेमर्स. नेक्स्ट विच नंबर ऑफ ब्लेड इज़ यूज्ड फॉर इंसीजन एंड ड्रेन? तो 11 नंबर का जो ब्लेड होता है उसको हम इंसीजन एंड ड्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं. एक और क्वेश्चन था सूचर नीडल यूज्ड फॉर ड्रेनेज ट्यूब फिक्सिंग, ठीक है, इसमें आपको नीडल्स जो है वो अलग से पूछी गई है, ठीक है, तो उसके लिए या तो अगर आपके पास कटिंग ऑप्शन था तो कटिंग आएगा आंसर, अगर रिवर्स कटिंग ऑप्शन था तो रिवर्स कटिंग आएगा, बिकॉज ये दोनों जो है वो क्या है स्किन में यूज़ होते हैं. ट्यूब फिक्सिंग जो है वो आप स्किन में ही करोगे ना, तो स्किन के लिए यूज़ होते हैं ये दोनों सूचर नीडल्स, ठीक है, तो राइट आंसर है रिवर्स कटिंग या कटिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इन एन अडल्ट पेशेंट, ठीक है, तो अलग अलग एज ग्रुप को अलग अलग कॉजेज होते हैं पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के, बट इन केस ऑफ अडल्ट पेशेंट इट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. अगर आपने ये आंसर टिक करा है तो देन योर आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट है हमारा व्हेन असेसिंग द क्लाइंट विद कार्डियोवास्कुलर कंडीशन द नर्स नोट्स दैट द पेशेंट नीड्स टू सिट इन अपराइट पोजीशन टू ब्रीथ, दैट इज ऑर्थोपेनिया हो रहा है पेशेंट को, देन दिस बिहेवियर इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ केस. जो इसका आंसर है वो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, बिकॉज कंजस्टिव हार्ट फेलियर में पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है जिसकी वजह से अगर वो प्रॉपर फॉलर्स पोजीशन या सेमी फॉलर्स में नहीं बैठ रहा है तो उसको लंग्स में फ्लूइड होने की वजह से प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर. The next question is when evaluating a client with symptoms of shock, it is important for the nurse to differentiate between neurogenic shock and the hypovolemic shock. So the main symptom which makes neurogenic shock different from the hypovolemic shock is, ठीक है, तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस इसको इतना लेंथी कर दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, बस ये पूछा जा रहा है कि मेन सिम्टम क्या है जिसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हाइपोवोलेमिक शॉक से अलग है, ठीक है, तो मेन सिम्टम है न्यूरोजेनिक शॉक में स्किन वार्म एंड ड्राई रहेगी, बट इन हाइपोवोलेमिक शॉक द स्किन इज कोल्ड एंड क्लैमी. सो दिस इज द राइट आंसर जो ऑप्शन के हिसाब से आपका बनता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ड्रग यूज फॉर लंग मेच्योरिटी इज़. अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा क्लियर नहीं है, कहीं पे भी किसी ने भी अच्छे से बताया नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर है वो मैंने मेंशन करा है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है. अगर तो बेबी के लिए या न्यूनेट या न्यूबॉर्न के लिए पूछा गया है देन द आंसर वुड बी सर्फेक्टेंट, एंड अगर मदर या फिटस के लिए पूछा गया लाइक अगर मदर को देना है लंग मेच्योरिटी के लिए इंजेक्शन, ठीक है, देन द आंसर वुड बी बीटामिथाजोन या डेक्सामिथाजोन, ठीक है. एंड डोज क्या होने वाली है उसकी, तो डोज रहेगी 6 mg इंजेक्शन जो है वो 4 इंजेक्शन देने हैं एट द टाइम इंटरवल ऑफ
12 hours. Now the next question is the correct sequence of drug flow from external jugular vein to heart is, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए चलिए एक पिक्चर से समझते हैं इसको। आप जैसे इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो नीचे जाकर सब क्लेवियन वेन में मर्ज हो जाती है, ठीक है। दैट इट बिकम पार्ट ऑफ सब क्लेवियन वेन। देन सब क्लेवियन वेन अगेन ब्रेकियोसेफेलिक वेन में चली जाती है, ठीक है। देन फ्रॉम ब्रेकियोसेफेलिक हार्ट में जाता है, लाइक डायरेक्टली नहीं जाता, आयोटा में जाता है, आयोटा का ब्रांचेस में जाता है, देन इट गोज टू द हार्ट, ठीक है। तो ये जो है ये करेक्ट वे है, लाइक सबसे पहले ड्रग आपकी एक्सटर्नल जुगुलर में गई, देन सब क्लेवियन में, देन ब्रेकियोसेफेलिक में, देन एट लास्ट हार्ट में चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट विच ड्रग शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका स्पाइरिनोलैक्टोन। वाई? बिकॉज स्पाइरिनोलैक्टोन जो है वो पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग है विच कॉज हाइपरकैलेमिया, एंड जो रीनल फेलियर वाले पेशेंट होते हैं उनमें ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया ही होता है, तो अगर हम स्पाइरिनोलैक्टोन देंगे तो इट वुड बी फैटल, तो नहीं देते हैं स्पाइरिनोलैक्टोन। देन पॉलीयूरिया डज नॉट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, कुछ कंडीशंस दी गई थी जिसमें ये पूछा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर इज ग्लूमेरोनेफ्राइटिस। वाई ग्लूमेरोनेफ्राइटिस इज द राइट आंसर? बिकॉज ग्लूमेरोनेफ्राइटिस में ऑलिगोयूरिया होता है, नॉट की पॉलीयूरिया, ठीक है। तो this is the right answer. Next question is in which poisoning case gastric lavage should not be done? So the answer is kerosene poisoning according to the option. Then next question is which test is done to diagnose enteric fever at 2 weeks, ठीक है। तो विडाल टेस्ट जो है वो किया जाता है। नाउ enteric fever के डायग्नोसिस को याद करने के लिए आप बासु को याद रखिए, बिकॉज बासु इज इंपॉर्टेंट कि कौन से स्टेज पे कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है। सो द बासु स्टैंड्स फॉर द ब्लड, एंटीबॉडीज, स्टूल एंड यूरिन टेस्ट। अगर इंटेरिक फीवर के साथ पेशेंट आ रहा है तो आप उसको कैसे डायग्नोस करोगे, ठीक है। तो अगर पेशेंट फर्स्ट वीक में आ रहा है देन आप ब्लड कल्चर करा सकते हो, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। सेकंड वीक में आ रहा है तो आप एंटीबॉडीज टेस्ट करवाओगे, ठीक है, दैट इज़ विडाल टेस्ट। देन अगर थर्ड वीक में आ रहा है आपके पास देन आप स्टूल कल्चर कराओगे, एंड फोर्थ वीक में आप यूरिन कल्चर से भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रॉपर सीक्वेंस जिसको आपको याद रखना है। बासु को याद रखिए, देन आपको अच्छे से याद रहेगा कि कब कौन सा टेस्ट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CSF characteristics in TB meningitis. So the right answer is protein would be increased, decreased glucose and increased neutrophil count. So this is the right answer. The next question is a nurse is doing tuning fork assessment and checking for the vibration sense. The energy used for this procedure is, the answer is 512 hertz. So guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching this video till end, and if you are new to my channel please subscribe करे बिना मत जाना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट कि वो भी अपने मार्क्स चेक करें कि उन्होंने कितना सही करा एग्जाम में। एंड इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी, सो आप उसे भी देखना मत भूलना। एंड अब तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।